नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट और संसद में बने हुए कानून, ये दोनों के बीच संघर्ष चल रहा है पिछले 3-4 सालों से। कुछ पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों को लेटर लिखकर यह कहा था, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि सरकार का यह कानून सही नहीं है, तो उसी समय 21 पूर्व जजों ने सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखा था सीजेआई के नाम से और कहा था कि अगर संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट से खारिज किया जाता रहा तो फिर संसद में बैठे हुए लोग डिमोरलाइज हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि अगर कोई कानून बनाया जाता है तो सबसे पहले क्या उस कानून बनाने से सुप्रीम कोर्ट के जजों को खुश करना पड़ेगा, उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी, फिर तो हर कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। उसी तरह तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन से भी जजों को चिट्ठी लिखी गई थी, सीजेआई के नाम से चिट्ठी थी। उस समय सीजेआई हुआ करते थे चंद्रचूड़ साहब, और ये लेटर लिखकर ये कहा गया था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अपनी अथॉरिटी है वैसे ही संसद की अथॉरिटी का पालन करना चाहिए। अगर संसद से कोई कानून पारित होता है तो उसे पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ समस्याएं हैं तो उसका समाधान के तरीके बताएं, अनुशंसा करें। छोटे छोटे मुद्दे पर किसी भी कानून को खारिज कर देना यह सही नहीं है, उससे संसद की गरिमा कमजोर होगी, क्योंकि वहां से केवल लोगों से चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए जज हैं उनका उत्तरदायित्व लोगों के प्रति नहीं है। तो जिनका उत्तरदायित्व लोगों के प्रति है, जिनको लोगों को जवाब देना पड़ता है, सुप्रीम लोकतंत्र में वही हो सकता है, कोर्ट नहीं हो सकता। ऐसे विवाद चल रहे थे और लगातार ये विवाद चलता रहा, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक टेक्निकल पॉइंट देखा गया था। कानूनी तरीके से वो गलत नहीं था, बल्कि एक टेक्निकल पॉइंट देखा गया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, जो सूचना का अधिकार कानून बना हुआ है, उस कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। और चूंकि इसमें सूचनाएं गुप्त रखने की बात की गई है कि जो भी डोनर होगा, पॉलिटिकल फंडिंग करेगा, उसकी पहचान छिपाई जाएगी, इसलिए कानून खारिज किया जाता है। ऐसे टेक्निकल रीजन दिए गए थे। इसके पहले भी जब एनजेएसी लाया गया था 2014 में, तो अक्टूबर 2015 में सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई में 5 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें से एक जज केवल इस एनजेएसी के समर्थन में थे। 4 जजों ने इसके खिलाफ फैसला दिया और फिर यह कहा गया नहीं, ये बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति केवल सुप्रीम कोर्ट के जज ही कर सकते हैं। हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम से, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिकमेंडेशन के आधार पर वही कर सकते हैं, इसलिए एनजेएसी को खारिज कर दिया गया। ये कई ऐसे फैसले हैं जो संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच चल रहे संघर्ष को दिखाता है। 2014 के बाद यह प्रैक्टिस ज्यादा हो गया और इसलिए समस्या अब वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर हो रही है, जो अब कानून बन चुका है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, अब यह वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट हो गया और उसके बाद याचिकाएं पर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा रही है। मौलाना गैंग और विपक्ष की सेटिंग देखी जा रही है। कुछ वकील हैं जो इन लोगों को प्रवोक कर रहे हैं और कपिल सिब्बल और सिंघवी जैसे ये 2 बड़े पॉलिटिकल वकील इसलिए कहा जाता है कि दोनों के दोनों अभी भी राज्यसभा सांसद हैं। कपिल सिब्बल पहले मंत्री रह चुके हैं और अभी कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और ये दोनों वो व्यक्ति हैं जो सरकार के खिलाफ अभी तक जितने मामले आए, चाहे आर्टिकल 370 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई थी कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा छीना जाना, यह संवैधानिक नहीं है, तो यही दोनों वकील अलग अलग संगठनों की तरफ से गए थे, कांग्रेस की तरफ से भी और कुछ
मुस्लिम संगठनों की तरफ से गए थे। यही कपिल सिब्बल अलग अलग मामलों में पॉलिटिकल वकील इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जितने पॉलिटिकल केसेस होते हैं, चाहे शरद पवार और अजीत पवार के बीच टकराव हो तो ये शरद पवार की तरफ से आएंगे, चाहे उद्धव ठाकरे और शिंदे के बीच टकराव हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ उद्धव ठाकरे के आरोप, चाहे महाराष्ट्र के स्पीकर के खिलाफ उद्धव ठाकरे ने जो आरोप लगाए कि मेरी पार्टी के जो विधायक गए हैं उसको खत्म नहीं किया जा रहा, उनकी सदस्यता, ये सारे मामले, चाहे झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन की बात हो, उनके जमानत दिलवाना हो, या फिर अरविंद केजरीवाल का मसला हो, यही देखिए सिंघवी चले जाते हैं। इसलिए ये पॉलिटिकल एडवोकेट हैं, ये पॉलिटिकल एडवोकेट हैं, सरकार से पैसे खाते हैं, विपक्षी पार्टियों की जहां सरकारें होती है वहां से करोड़ों करोड़ रुपए कमाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इनकी अच्छी पैठ है। अब कपिल सिब्बल जो कि इतने उम्र के बाद, ये 20-25 साल के बाद अचानक से 80 साल की उम्र में चुनाव लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में इनका दबदबा चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ बैठक होती है सुप्रीम कोर्ट के जजों की, उस बैठक में कपिल सिब्बल हों। और जो उस बीच कपिल सिब्बल को कुछ झटके लग रहे थे, यानी जब हेमंत सोरेन की जमानत की बात आई तो उनको जमानत नहीं मिली थी, सुप्रीम कोर्ट ने वापस भेज दिया था, कपिल सिब्बल को डांट भी लगाई थी। जबकि दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल का मुकदमा, ये अभिषेक मनु सिंघवी लड़ रहे थे शराब घोटाले में और उनको एन केन प्रकार जमानत मिल गई। अब सिब्बल को लगा कि ये तो सिंघवी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ये बड़े पॉलिटिकल वकील बन रहे हैं, राज्यसभा में तो है ही, और अब स्थिति यह हो गई है कि मेरे से ज्यादा इनको भाव मिल रहा है अलग अलग स्टेट के जो विपक्ष के स्टेट हैं, यानी गैर भाजपा शासित प्रदेशों में इनको ज्यादा भाव मिल रहा है। अब जरूरी है बार एसोसिएशन पर कब्जा करो, जजों के साथ बैठक करो और उनको एक चेतावनी दो कि भाई हम बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, मेरी बात भी सुननी पड़ेगी। और यही दोनों ये सिटिंग वाले वकील जो हैं, अब वक्फ बोर्ड जो एक्ट बन गया है, वक्फ बोर्ड संशोधन एक्ट, राष्ट्रपति के मंजूरी के बाद उसमें इन दोनों की सेटिंग अब सामने दिखाई पड़ रही है, पकड़ी गई है कि कैसे विपक्षी पार्टियां, 4 पार्टियां तो सीधे तौर पर आई। राजद की तरफ से याचिका दायर की गई, कांग्रेस की तरफ से याचिका दायर की गई, आम आदमी पार्टी कहां पीछे रहने वाली थी, उसके तरफ से भी अमानतुल्लाह खान ने याचिका दायर की, फिर स्टालिन की तरफ से याचिका दायर की गई। ये सब पार्टियां वो है जो कि मुस्लिम अपीजमेंट पॉलिटिक्स में एक दूसरे का कंपटीटर है। ममता बनर्जी भी सामने है, ये सब एक दूसरे के कंपटीशन करते हैं कि मुसलमानों को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा है, सबसे ज्यादा उसके लिए लड़ कौन रहा है, ये आपस में कंपटीशन करते हैं। लेकिन जब सेटिंग की बात आती है तो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। और इसी तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमा हिंद, ये मुस्लिम काउंसिल, ये जमीयत वाले, ये सारे जो लोग हैं ये भी याचिका लेकर पहुंचे हुए हैं और सब एक दूसरे से सेटिंग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में कि कौन सा बेंच बनना चाहिए। उसके लिए जिम्मेदारी किसकी दी जाएगी? कपिल सिब्बल की, अभिषेक मनु सिंघवी की। ऐसे बेंच बनाए जाए जो कानून को अगर खारिज तुरंत न कर सके तो इस मामले को अटका दे, क्योंकि यह तय होता है सुप्रीम कोर्ट में कि कौन से मामले कितने समय तक अटकाया जा सकता है। जैसे वर्शिप एक्ट के समर्थन में कुछ याचिकाएं दी गई और उसके खिलाफ में कुछ याचिकाएं डाली गई थी, उस पर सुनवाई 2020 से चल रही थी। कोई ऐसा अंतरिम आदेश नहीं जारी किया गया था कि वर्शिप एक्ट का क्या होगा। सरकार को भी नोटिस भेजे गए थे, लेकिन अचानक से जमीयत उलेमा हिंद सामने आई, याचिका दायर की। ओवैसी सामने आया, याचिका दायर किया कि नहीं, वर्शिप एक्ट को कड़ाई से लागू किया जाए। अगर लागू किया जाए तो कैसे लागू किया जाए। सुनवाई हुई, सीजेआई संजीव खन्ना उस बेंच में, और इस समय संभल का विवाद चल रहा था, वो इनके लिए महत्वपूर्ण मामला। तो क्या किया गया, उस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया और आगे आने वाले अभी 2-4 सालों में भी उस पर कोई फैसला आएगा इसकी संभावना नहीं है। लेकिन अंतरिम आदेश आ गया फैसला से पहले, और अंतरिम आदेश क्या था कि जब तक वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जब तक कोई फैसला नहीं आ रहा, तब तक
कोई भी मस्जिद दरगाह के खिलाफ याचिका दायर नहीं की जाएगी मजिस्ट्रेट कोर्ट में। वहां मंदिर नहीं ढूंढे जा सकते हैं, कोई नई याचिका दायर नहीं की जाएगी। संभल का मामला चल रहा था और संभल में भी एक आदेश, अंतरिम आदेश पारित किया गया कि आगे संभल में मस्जिद के विवाद को लेकर निचली अदालत कोई फैसला नहीं देगी, सुनवाई भी नहीं होगी। अब ये अंतरिम आदेश आ गया, अब ये मामला तो लंबा खींचेगा, क्योंकि सीजेआई संजीव खन्ना भी 13 मई को रिटायर करने वाले हैं। फिर नया बेंच बने और वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो रोटा बनेगा, रोस्टर बनेगा, उसमें नए सीजेआई अपना बेंच बनाएंगे। फिर कोई ना कोई उस बेंच के सीनियर जज रिटायर हो जाएंगे, फिर एक नया बेंच बनेगा और ये खिंचता जाएगा। लेकिन उस अंतरिम आदेश का क्या, वो तो लागू है। अब किसी भी मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका किसी दरगाह मस्जिद के खिलाफ लेकर जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देके उस मस्जिद कमेटी के वकील कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, याचिका एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है। उसी तरीके से ये वक्फ एक्ट के लिए है कि ये लोग सेटिंग इस बात के लिए कर रहे हैं कौन सी ऐसी बेंच बनाई जाए जो मामले को अटकाए, और फिर अंतरिम आदेश क्या होगा। कानून को खारिज करना इतना आसान नहीं है, नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर अंतरिम आदेश देना हो, क्या कहा जाएगा, जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तब तक इसको इंप्लीमेंट ना किया जाए। इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो कानून बना क्यों। इंप्लीमेंटेशन का मतलब ही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो 9 लाख से ज्यादा एकड़ जमीन है, 8.8 लाख प्रॉपर्टी है, हजारों एकड़ जमीन जो कि दावा इसने किया है वो डिस्प्यूटेड है, उन सब पर अगर समाधान ही ना हो तो फिर ये नए संशोधन कानून बनाने से फायदा क्या। इसलिए सेटिंग चल रही है। लेकिन इस सेटिंग में इस बार पहले से ही सिब्बल और सिंघवी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। अब ये पॉलिटिकल आंदोलन भी चल रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाहर से कह रहा है कि भाई पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनेगा कि देखो मुसलमान नाराज हैं, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और दूसरी तरफ सरकार और विपक्ष, ये राजनीतिक दबाव भी बनाया जाना है। तो ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसमें सिब्बल और सिंघवी की बड़ी भूमिका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस समय जज कैश कांड के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पे जो नोटों के जले हुए अवशेष मिले, उसके बाद से जो हंगामा चल रहा है, ये जज साहब अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं और नए सुधार की बात चल रही है। अगर इस बार वक्फ एक्ट पर कुछ ऐसा अंतरिम आदेश आया तो सरकार भी नजरें गड़ा के बैठी है। जो जुडिशियल रिफॉर्म की चर्चा चल रही है, एनजेएसी को फिर से इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, वो रुकेगा नहीं। इस बार सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अंतरिम आदेश आया वक्फ एक्ट के खिलाफ, अगर इन लोगों ने फिर से सेटिंग गेटिंग कर ली तो फिर सुप्रीम कोर्ट पर से विश्वास तो उठेगा ही, अभी भी उठ रहा है। लेकिन उसके बाद सरकार भी इस चैलेंज को स्वीकार करेगी कि अब तो जुडिशियल रिफॉर्म लाना ही पड़ेगा, एनजेएसी फिर से बहाल करना ही पड़ेगा और इन खानदानी बन रहे जजों के लिए कोई नई व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।